हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और ये बहुत आसान सा चैप्टर है। ये आज हम स्टार्ट करेंगे। ओके, अच्छा, ये आप ऐसे बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वही सारे फैक्ट्स एंड फिगर इस बार भी इसी के अंदर है। ठीक है, तो अब हम अपने इस चैप्टर को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। और ये नोट्स मैंने लिए हैं इनोवेटिव ज्ञान वेबसाइट से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने इस चैप्टर को। अच्छा जी, मुझे ये बताओ कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? बताओ बताओ। एक्टिविटीज मतलब कि गतिविधियां। तो ऐसी एक्टिविटीज जिनका मोटिव होता है सिर्फ पैसे कमाना, उसको आप इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हो। ठीक है, सो कुछ एक्टिविटीज जो है वो तो कोई प्रोडक्ट बनाती हैं, गुड्स वगैरह बनाती हैं और उनको बेच के पैसा कमाती है। और कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो आपको सर्विस देती हैं, उसके बदले में वो चार्ज करती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जिसके बदले में आप पैसा कमाते हो। ठीक है, अब सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है? जिसकी वजह से हम अपने नेचर में से कुछ रिसोर्सेज निकालते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज में से हम कुछ गुड्स निकालते हैं, उसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। जैसे कि मान लो हमने जो है एक बीज लिया, उसको सॉइल में डाला, उसके ऊपर पानी सनलाइट डलवाई, तो फिर उसमें से गेहूं उग गया और गेहूं को फिर हमने हार्वेस्ट कर लिया। सो वहां से अब नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से हमें गुड क्या मिला? गेहूं मिला। सो दैट इज प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, और प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग ये सब भी आ जाते हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है कि आपको प्राइमरी सेक्टर में जो चीज मिली थी, जो गुड मिला था, उस गुड को आप फैक्ट्रीज में ले आओ, वहां पे उसकी मशीन्स के थ्रू प्रोसेसिंग करवाओ और उसके जरिए एक नया प्रोडक्ट बनाओ, तो होता है सेकेंडरी सेक्टर। मान लो आपने प्राइमरी सेक्टर में से गेहूं निकाला, गेहूं को फिर आप फैक्ट्रीज में ले आए, गेहूं से आटा बन गया, तो आटा जो सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट माना जाएगा। ठीक है, इसको आप इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हो क्योंकि इसके अंदर मशीन्स वगैरह का काम होता है ना। जैसे कि आपने प्राइमरी सेक्टर से कॉटन लेके आए, कॉटन को फिर आपने मशीन्स वगैरह में डाला जिससे कि धागा और कॉटन क्लॉथ बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ले सकते हो। और टर्शरी सेक्टर कौन सा होता है? टर्शरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट में, बढ़ोतरी में काम आता है। ये सर्विसेज देता है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, ये टर्शरी सेक्टर कहलाता है और इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सो अगर मैं कंपेयर करूं तीनों सेक्टर्स को, प्राइमरी को भी, सेकेंडरी को भी और टर्शरी को भी, तब क्या क्या फैक्ट्स या फिर तथ्य निकल के आता है वो देख लेते हैं हम। ठीक है, सो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज जो है एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सॉरी, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती है। ठीक है, और एक सेक्टर की जरूरत दूसरे सेक्टर्स को भी है। जैसे प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो सेकेंडरी सेक्टर कैसे चलेगा, टर्शरी सेक्टर कैसे चलेगा, इस वजह से, है ना। सो अब गुड्स एंड सर्विसेज 2 टाइप की होती हैं। एक फाइनल गुड, ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कौन से होते हैं? ऐसे गुड और सर्विसेज जो कस्टमर डायरेक्टली कंज्यूम कर लेता है, डायरेक्टली यूज कर लेता है, इसके ऊपर अब कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं होनी है, इसके ऊपर ये गुड फाइनल है, इसके ऊपर और कोई कार्यवाही या फिर और कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकती। जैसे गेहूं था, गेहूं का तो आटा बनना था, फिर आटे की आगे जाके ब्रेड बन जाएगी, ब्रेड जो है फाइनल है, ब्रेड के ऊपर और कोई तामझाम नहीं करना, इस तरीके से। और इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज कौन से होते हैं? जिनका भी फर्दर प्रोडक्शन बाकी है, इनके ऊपर और मारा पीटी होगी तब जाके न्यू प्रोडक्ट बनेंगे, तो वो होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब बात करेंगे भाई जीडीपी क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अभी ऊपर समझाया कि जो डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए होते हैं, इनका भी आगे जाके और कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं, जो तीनों सेक्टर बनाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों सेक्टर ने एक साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स बनाए उन सब का एडिशन कर दो, उन सब की वैल्यू का। ठीक है, और फिर जो एडिशन करके अमाउंट आएगा वो हमारे देश की जीडीपी होगी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब इन तीनों सेक्टर्स की हिस्ट्री क्या क्या है, हिस्टोरिकल चेंजेस क्या क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 के बाद,
तो 1947 के बाद से लेकर 1972 तक जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है या फिर प्राइमरी सेक्टर है, वो हमारी इंडियन की जीडीपी को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था। मतलब अगर हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही थी तो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर प्राइमरी सेक्टर की वजह से ही बढ़ रही थी, ठीक है। और जैसे जैसे फार्मिंग के मेथड इंप्रूव होते गए, हमारे देश में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा खाना भी बचने लग गया, तो लोगों की एनर्जी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ आ गई थी। मतलब कि मशीन्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग करने लग गए थे लोग बाग। उसके बाद फिर सेकेंडरी सेक्टर धीरे धीरे अपनी प्रोमिनेंस में आ गया, ठीक है, अपने काफी ज्यादा स्ट्रांग होने लग गया। अब जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर का भी डेवलपमेंट हो रहा था, सेकेंडरी सेक्टर का भी डेवलपमेंट हो रहा था, तो अब भाई सर्विसेज तो चाहिए ही चाहिए, है ना, जैसे टेक्नोलॉजी की, ट्रेड की, ट्रांसपोर्ट की। तो धीरे धीरे सर्विस देने के लिए टर्शरी सेक्टर भी आ गया, फिर टर्शरी सेक्टर भी स्ट्रांग हो गया। तो फिर लास्ट में जब हमने 1947 के बाद 2011 और 12 का शेयर देखा, तो हमारी इंडिया की जीडीपी को, जो पहले एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ा रहा था, अब वो सीधा टर्शरी सेक्टर बढ़ा रहा था हमारे इंडिया की जीडीपी को, वो भी 60% से, ठीक है। तो ये था थोड़ा कंपैरिजन या फिर हिस्टोरिकल चेंजेस। आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर इन इंडिया देखो, अगर हम कंपेयर करें इंडिया की जीडीपी 1973 से लेकर 1974 तक और 2013 और 14 में, तो हमने देखा कि पहले प्राइमरी सेक्टर बढ़ाता था हमारे इंडिया की जीडीपी को, लेकिन हम 2013 और 14 में देखा तो टर्शरी सेक्टर हमारे इंडिया की जीडीपी को बढ़ा रहा था, ठीक है। अब टर्शरी सेक्टर इतनी इंपॉर्टेंस कैसे खा रहा था या फिर इतनी जीडीपी में कंट्रीब्यूट क्यों कर रहा था? अगर हम 40 साल का डाटा देखेंगे तो हम देख रहे हैं टर्शरी सेक्टर बहुत बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि इसके कुछ रीजंस हैं, ठीक है। क्या क्या रीजन है वो देख लेते हैं। इसने प्राइमरी सेक्टर को हटा दिया जीडीपी में से, ठीक है। अब क्यों है? क्योंकि देखो, ये हमारे लोगों को, पीपल को सर्विसेज देता है, बेसिक सर्विस देता है, जैसे हॉस्पिटल की, पोस्ट ऑफिस की, ट्रांसपोर्ट की। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों सेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, जैसे कि ट्रेडिंग की, ट्रांसपोर्ट की, है ना। ट्रांसपोर्ट हर जगह आपको चाहिए ही चाहिए, ट्रेडिंग आपको हर जगह चाहिए ही चाहिए, बाइंग एंड सेलिंग, है ना। तो तब ये सारी एक्टिविटीज आपको कौन देगा? टर्शरी सेक्टर ही तो देगा, है ना। तो अब जैसे लोगों की इनकम भी बढ़ गई है, तो इनकम बढ़ेगी तो लोगों को सर्विसेज भी ज्यादा चाहिए होंगी, इनकी ज्यादा डिमांड भी बढ़ेगी, तो वो कौन पूरी करेगा? टर्शरी सेक्टर पूरी करेगा, है ना। और कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन की तो सर्विसेज बहुत ज्यादा हो ही गई हैं अब। और इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू पीपल इन लार्ज नंबर। उसके बाद ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं बहुत लंबे, लार्ज नंबर्स में, ठीक है। मतलब लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आप देख लो, कॉल सेंटर्स आ गए कम्युनिकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन सेंटर्स आ गए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आ गई लाइक ओला, उबर और भी बहुत सारे, है ना। तो इन सब लोगों को यहाँ पर सबसे ज्यादा आजकल आप जितने भी लोगों से पूछोगे वो कहेंगे हम तो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो वो टर्शरी सेक्टर ही तो हुई ना, क्योंकि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को इस तरीके से। सो वेयर आर मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड, कहाँ पर लोगों को सबसे ज्यादा जॉब मिली हुई है वो देख लो। तो अब यही बताया हुआ है कि भाई जीडीपी में सबसे पहले तो प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन अब जो है टर्शरी सेक्टर आ गया है, ठीक है। शेयर जो है टर्शरी सेक्टर का वो बढ़ गया है आज के टाइम में, है ना। सो इसलिए क्योंकि टर्शरी सेक्टर ज्यादा बढ़ गया है, इंडियन जीडीपी को ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है टर्शरी सेक्टर, तो यहीं पर जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल है, इसका मतलब ये नहीं कि टर्शरी सेक्टर में लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल हो जाएंगे, अभी भी जो हमारी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है वो प्राइमरी सेक्टर में ही एंगेज है, ठीक है। तो अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा एंगेज है, हाफ से भी ज्यादा ही बेशक, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि प्राइमरी सेक्टर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? बेरोजगारी, जॉब नहीं मिल रही है। बेरोजगारी भी दो तरीके की होती है, एक अंडर एम्प्लॉयमेंट जिसको आप डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हो, और एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जो मैंने बोला कि प्राइमरी सेक्टर में आधे से भी ज्यादा पॉपुलेशन हमारी इंडिया की काम कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। अब ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है वो देख लो। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर अगर 10 लोगों की जरूरत है तो वहां पर 20 लोग काम कर रहे हैं, ऐसे यूं ही टाइम पास के लिए। अगर आप इन 20 लोगों को भगा के इन 10 एक्स्ट्रा लोगों को भगा के सिर्फ 10 लोगों को भी रखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। प्रोडक्शन उतनी की उतनी रहेगी। सो ऐसी सिचुएशन जहां पर जितने रिक्वायर्ड लोग हैं उससे ज्यादा काम कर रहे हैं, तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, ठीक है, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट हो गई। सो अब यहाँ पर ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्यों हो रही है प्राइमरी सेक्टर में? क्योंकि यहाँ पर
लोगों को इतने अच्छे से जॉब नहीं मिल पा रही टर्शरी सेक्टर में, बिकॉज वहाँ पे स्किल्स चाहिए होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होती है, पर्सनालिटी स्किल्स चाहिए होती हैं, आपका क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, दैट्स वाई टर्शरी सेक्टर में वो काम नहीं कर पा रही थी। सो इसलिए वो अपना गुजर बसर चलाने के लिए प्राइमरी में ही घुस रहे थे, चाहे ज़रूरत है या फिर नहीं है। सो दैट्स वाई देयर इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है कि लोगों के पास काम सिर्फ एक सीजन के लिए, बाकी दूसरे सीजन के लिए वो खाली बैठे हुए हैं, सो दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर फार्मर्स जो है राबी सीजन के लिए अलॉटेड हैं, प्लॉ कर रहे लैंड को, तो बाकी रेस्ट ऑफ द सीजन जो आगे आएंगे वो तब के लिए अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये हो गया सीजनल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, कि आपको सिर्फ और सिर्फ सीजन में ही काम मिल रहा है ना। तो अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिसकी वजह से हम ज्यादा से ज्यादा जॉब निकाले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिल पाए। एक तो आप कुछ ऐसी स्कीम्स ला सकते हैं जैसे कि एमजी नरेगा, मतलब गवर्नमेंट ला सकती है 2005 की स्कीम जैसे, और 1/3 जो एम्प्लॉयमेंट है वो वुमेन के लिए रिजर्व कर दो। ये शॉर्ट टर्म के लिए हम कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी ला सकते हैं, एग्रीकल्चर फैसिलिटीज ला सकते हैं, और एग्रीकल्चर लोन दे सकते हैं। सेमी रूरल एरियाज मतलब गांव के एरियाज में हम इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज ओपन कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स ओपन कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों की जॉब वगैरह लग जाएगी। अब ये एमजी नरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 क्या था वो देख लेते हैं। सो एमजी नरेगा जो 2005 में हुआ था, मतलब ये स्कीम आई थी, इसमें गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो भी एबल हैं, ठीक है, जो भी एबल हैं और जिनको काम चाहिए वो भी रूरल एरियाज में, उन्हें हम 100 दिनों की एम्प्लॉयमेंट देंगे, 100 दिनों के लिए नौकरी देंगे हर साल बाय द गवर्नमेंट। और अगर गवर्नमेंट नहीं दे पाती है तो फिर हम थोड़ा बहुत पैसे वगैरह देंगे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे लोगों को, है ना। और ये इसलिए सेटअप किया गया था, ये एमजी नरेगा इसलिए मतलब लाया गया था ताकि राइट टू वर्क इम्प्लीमेंट हो सके। राइट टू वर्क में क्या है कि हर एक इंसान को हक है कि वो काम कर सके और पैसे कमा सके, ठीक है। सो अगर गवर्नमेंट फेल भी हो जाती है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में, तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वो लोगों को देगी। और ये जो स्कीम है एमजी नरेगा की, ये 100 डेज की है, कि वो 100 डेज इन अ ईयर वेज एम्प्लॉयमेंट देगी, वो भी इंडिया के 625 डिस्ट्रिक्ट्स में। ओके, अब आगे देखो। क्या क्या तरीके और हो सकते हैं जिसकी वजह से हम नौकरियां प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को इन रूरल एरिया। सबसे पहले तो भाई इरिगेशन के लिए, कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए फार्मर्स को लोन दो, ताकि वो उसमें एग्रीकल्चर में लग जाए और अपना गुजर बसर चला सके और फिर प्रॉफिट भी कमा सके और लोन की रीपेमेंट भी कर सके। डैम्स और कैनाल बनाओ जिसकी वजह से बहुत सारी नौकरियां निकलेंगी, है ना। रोड बनाओ रूरल एरियाज में, ठीक है। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा स्कूल ओपन करो ताकि एजुकेशन सेक्टर में भी जॉब निकले और लिटरेसी वगैरह भी बढ़े। हेल्थ सिचुएशन इंप्रूव करो, ज्यादा डॉक्टर और नर्सेस को लेके आओ रूरल एरियाज में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे तरीके जिससे कि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी होती है, मोर एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर एरियाज। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से हम एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ला सकते हैं, जैसे कि लोन्स दो फार्मर को ताकि वो एग्रीकल्चर के लिए इक्विपमेंट ला सके, रिसोर्सेज ला सके। डैम्स को लेके आओ ताकि जो ड्राई एरियाज हैं उनको इरिगेट किया जा सके। सीड और फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी दो, ठीक है। स्टोरेज फैसिलिटी को भी बढ़ाओ और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को भी इंक्रीज करो, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे सेक्टर्स को। जैसे अभी हमने देखा कि इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, टर्शियरी और सेकेंडरी। लेकिन अब जो है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन की कैसे लोगों की एम्प्लॉयमेंट हो रही है और कैसे लोग काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से इंडियन इकोनॉमी के को 2 सेक्टर्स और आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन एंड हाउ पीपल आर एम्प्लॉयड। वो कौन से होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो वाले एंटरप्राइज होते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं बाय द गवर्नमेंट, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, है ना। और ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो भी रेगुलर बेसिस पे, कि आप रेगुलर आओ हमारे पास, ठीक है। सारे प्रोसेस में फॉर्मल तरीके से होते हैं, ठीक है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा है जिसको ना तो गवर्नमेंट रजिस्टर करवाती है, ठीक है, रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट नहीं होते हैं ये, और ये छोटे छोटे स्कैटर्ड यूनिट्स में बिखरे होते हैं, गवर्नमेंट ही कंट्रोल और इंटरफेरेंस से ये बाहर रहते हैं। वर्कर्स को भी लो वेजेस मिलती हैं और कोई भी ऐसा फॉर्मल तरीका नहीं है इनके काम करवाने का कि अगर ओवर टाइम काम कर ले तो ज्यादा पैसे दे दें,
हॉलीडे ले ली तो फिर आपके पैसे कटेंगे, सब कुछ इसके अंदर इनफॉर्मल है। तो अगर आपको डिफरेंस आ जाए तो आप कैसे करोगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो आपके फिक्स्ड वर्किंग आ रहा है, इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें आपको फिक्स्ड मिनिमम वेजेस की इतनी तनख्वाह मिलेगी ही मिलेगी, इसमें जो आपकी फिक्स तनख्वाह होती है उसके उससे कम ही मिलती है। यहाँ पर आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है, यहाँ पर नहीं होती है। आप वर्किंग कंडीशन को बहुत इंजॉय कर सकते हो, यहाँ पर आपकी कोई कंडीशन नहीं होती, आपको क्या पता ओवर टाइम भी करना पड़ जाए बिना पैसे लिए, ठीक है। और इसमें तो और भी फैसिलिटी मिलती है जैसे कि मेडिकल, पीएफ वगैरह, इसमें कोई फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है, ठीक है। सो क्या जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं लोग, उनको प्रोटेक्शन चाहिए, और चाहिए तो कैसे मिलेगी, ठीक है। और क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर जो होते हैं वो कुछ भी जो लॉज होते हैं जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट वो भी फॉलो नहीं करते हैं, तो इसलिए लेबरर्स को जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन इसलिए जरूरी है, ठीक है। उनको फेयर वेजेस नहीं मिलती इसलिए उनको प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी नहीं है इसलिए उनको प्रोटेक्शन चाहिए। वर्कर्स को बेनिफिट नहीं मिल रहा जैसे पीएफ का, ग्रेटुइटी का, पेड लीव्स का, मेडिकल बेनिफिट का, ये भी उनको बेनिफिट नहीं मिल रहे। रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन ही नहीं है, तो इसलिए उनको प्रोटेक्शन चाहिए। अब कैसे उनको प्रोटेक्शन मिलेगी? सबसे पहले तो जो बहुत सारे लोग जिनको और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। क्यों चाहिए वो भी अभी मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। सो यहाँ पर उनको वो प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी? एक तो जो फार्मर्स है रूरल एरियाज में उनको सपोर्ट किया जाए, ठीक है। उनको सीड्स टाइम टू टाइम मिले, एग्रीकल्चर इनपुट मिले, क्रेडिट मिले, स्टोरेज मिले, इस तरीके से। अर्बन एरियाज में एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उनको प्रोटेक्ट करेगी गवर्नमेंट, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके, मार्केटिंग ऑफ आउटपुट करा के, मतलब एडवर्टाइजमेंट वगैरह करा के। अगर एसएसआई की प्रोटेक्शन होगी तभी तो वो बच पाएंगे, नहीं तो उनके ऊपर एमएनसी जो है वो उनको डोमिनेट कर देगी, मतलब एमएनसी से ऊपर उठ जाएगी। और अगर गवर्नमेंट एसएसआई को प्रोटेक्ट करेगी तो वो भी अच्छे से गियर अप कर लेगी, ठीक है। अब प्रोटेक्शन और अगर सपोर्ट मिलेगा फार्मर को और वर्कर को तो हमारी इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट भी होगी। अब हम बात करें कि ओनरशिप के आधार पे कितने सेक्टर्स हैं। ओनरशिप के आधार पे भी दो सेक्टर्स है, पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। सो पब्लिक सेक्टर कौन से होते हैं? जिसे गवर्नमेंट ओन करती है, जितनी भी एसेट्स होती हैं, मतलब फिजिकल चीजें जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो सारी की सारी गवर्नमेंट को होती है और ये पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करती है उनकी भलाई के लिए। जैसे इंडियन रेलवेज जो है वो कौन गवर्न करती है? हमारी इंडियन गवर्नमेंट। और प्राइवेट सेक्टर वो होते हैं जिनको कौन ओन करता है? हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर प्राइवेट कंपनी। जितने भी एसेट्स होती है, फिजिकल चीजें होती हैं, वो सब प्राइवेट लोग जो है अपने हाथ में कंट्रोल में लेते हैं, ठीक है। जैसे इन्फोसिस और टीसीएस। आप डिफरेंस देख लो, मेन क्या क्या फैक्टर है। पब्लिक सेक्टर जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक की भलाई के लिए काम करता है, और प्राइवेट सेक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है। ये गवर्नमेंट मैनेज करती है, ये इंडिविजुअल या फिर कंपनी मैनेज करते हैं। नेसेसरी फैसिलिटी जो है वो गवर्नमेंट लेके आती है और यहाँ पर जो है वो प्राइवेट लोग फैसिलिटीज लेके आते हैं। एम्प्लॉयमेंट या फिर जॉब इसके अंदर सिक्योर्ड नहीं है, यहाँ पर जॉब सिक्योर्ड है। यहाँ पर आपको फिक्स्ड वेजेस मिलेंगी, यहाँ पर आपको जरूरी नहीं है कि आपको फिक्स्ड वेजेस मिलेंगी या फिर सारी फैसिलिटी मिलेंगी ही मिलेंगी, है ना। और यहाँ पर कौन कौन सी बेसिक फैसिलिटी देते हैं पब्लिक सेक्टर में? एजुकेशन, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, जैसे कि एग्जांपल बीएसएनएल, पोस्ट ऑफिस। और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे जैसे कि टिस्को, रिलायंस वगैरह ऐसी कंपनीज, ठीक है। अब फार्मिंग सेक्टर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं? एक तो लैंड इरिगेट नहीं हो पाती, इनकम में भी फ्लक्चुएशन होता रहता है, कभी कम बिक्री हो गई, कभी कम ज्यादा बिक्री हो गई, कर्जे का बर्डन रहता है, ऑफ सीजन हो जाता है तो जॉब नहीं मिलती है ना। और जो उगाया जाता है गेहूं वगैरह फिर ग्रेन वगैरह, वो लोकल ट्रेडर्स को जबरदस्ती बेचना पड़ता है हार्वेस्टिंग के बाद। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम है अभी भी फार्मिंग सेक्टर में। तो इसी के साथ हमारे जो चिन्ना मिन्ना सा चैप्टर है खत्म होता है। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।